मैं डॉक्टर आर एस लूका, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़, आज पुनः आपके समक्ष मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, इसके ऊपर एक व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। और लास्ट क्लास में हमने माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर अध्ययन जो है वो किया था। तो आइए हम देखते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है वो किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, एक्चुअल में इसको हम हिंदी में गुणु बीजाणु धानी कहते हैं। और आवृतबीजी पौधों में गाइनोशियम जो है वो एक या अनेक कार्पल्स का बना होता है। और ये जो गाइनोशियम है वो 3 भागों अर्थात ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में विभेदित होता है। ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मेगा स्पोरेंजियम जो है वो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में डिफरेंशिएट है। ओवरी के अंदर में मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल्स होते हैं, और जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें ओव्यूल की संरचना बहुत ही कठिन होती है, जटिल होती है। और प्रत्येक जो मेच्योर ओव्यूल के केंद्र में एक वृहद कोशिका जो है वो पाई जाती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं मेच्योर ओव्यूल का ये डायग्राम है। और इस वृहद कोशिका में प्राय 8 न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। सेंटर में हम देख रहे हैं कि ये वृहद कोशिका जो है वो है जिसमें 8 न्यूक्लियस जो है ये होते हैं। ये कोशिका एम्ब्रियोसेक कहलाती है। और एम्ब्रियोसेक चारों ओर से एक पेरेन्काइमी टिश्यू के द्वारा या पेरेन्काइमेटर टिश्यू के द्वारा घिरा रहता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के बाहर की ओर एक अथवा 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं जो न्यूसेलस के एक सिरे पर ट्यूबुलर पैसेज बनाते हैं। और इस ट्यूबुलर पैसेज को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। नीचे की ओर हम देख रहे हैं कि माइक्रोपाइलर जो जगह है या बीजांड द्वार जो है वो है। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा पर फ्यूनिकल के द्वारा जुड़े होते हैं। और ओव्यूल का वह भाग जिसमें फ्यूनिकल जो है वो जुड़ा रहता है वो चेलेजा कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ ओव्यूल्स कि ओव्यूल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रोपाइल और चेलेजा की पारस्परिक स्थिति के आधार पर मेच्योर ओव्यूल जो है वो 6 प्रकार के जो है वो होते हैं। पहला है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें पहला हम देखेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या एट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। पहले डायग्राम में हम देख रहे हैं इस प्रकार के का ओव्यूल जो है वो सीधा होता है, अर्थात माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। और इस प्रकार का ओव्यूल जो है वो पोलिगोनेसी और पाइपरेसी फैमिली के, और इस तरह से लगभग और भी 20 फैमिलीज हैं, उनमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। सेकेंड डायग्राम हम देख रहे हैं, बी जो है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल की यूनिलेटरल वृद्धि के कारण ओव्यूल जो है वो पूर्ण रूप से उल्टा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और माइक्रोपाइलर और चेलेजल जो भाग होते हैं एक सीधी रेखा में अरेंज हो जाते हैं। तो आवृत बीजियों में लगभग 82% फैमिली में इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल में माइक्रोपाइल और चेलेजा एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, लेकिन ओव्यूल में वक्र बन जाने के कारण चेलेजल जो है वो फ्यूनिकल के समकोण पर या उसके राइट एंगल पर जो है वो आ जाते हैं। और इस प्रकार का ओव्यूल जो है वो कैप्रिडेसी, चिनोपोडेसी, फेबेसी और भी अन्य फैमिलीज में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस डी
बी में हम देख रहे हैं एम्फीट्रॉपस ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल में जो वक्रता के कारण जो है एम्ब्रियो से मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है और ओव्यूल जो है वो एम्फीट्रॉपस कहलाता है। और इस प्रकार का ओव्यूल जो है वो लोगेनियेसी, एलिसमेसी, ब्यूटोमेसी इन फैमिलीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एम्फी एनाट्रोपस। इस प्रकार के ओव्यूल में माइक्रोपाइल और चेलेजल एक क्षैतिज रेखा में होते हैं और फ्यूनिकल इसके समकोण पर स्थित होता है। और इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो रेननकुलेसी, प्राइमुलेसी इन फैमिलीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो है, जो डायग्राम हम देख रहे हैं, जिसमें ओव्यूल में जो फ्यूनिकल है वो बहुत अधिक लंबा हो जाता है और ये ओव्यूल को बहुत अधिक लंबा होने के कारण पूरे ओव्यूल को चारों ओर से घेरे रहता है। इस प्रकार ये ओव्यूल से केवल एक ही पॉइंट पर या एक ही बिंदु पर जुड़ा रहता है और इस प्रकार का ओव्यूल जो है वो प्लम्बेजिनेसी, कैक्टेसी इनके कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि ओपनशिया है या फिलोकैक्टस वगैरह है, उसमें इस प्रकार के ओव्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ओव्यूल के कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ ओव्यूल्स। जिसमें मुख्य जो भाग होता है ओव्यूल का वो है इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, हाइपोस्टेसी, एपिस्टेसी और ऑब्टूरेटर। ये इतने भागों से मिलकर के ओव्यूल जो है वो बना हुआ रहता है। जिसमें जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में, जो लेफ्ट साइड का है, जिसमें कि जो मेच्योर ओव्यूल है उसका अनुदैर्ध्य ये काट है और जो आवृतबीजी पौधों के ओव्यूल में प्राय एक या दो इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं। डाइकोटिलिडन प्लांट्स में पेटली समूह के अधिकांश सदस्यों में मतलब ये जो ओव्यूल है वो यूनिटेग्मिक होते हैं। मतलब कुछ डाइकोटिलिडन हैं जो कि गेमोपेटली के अंतर्गत आते हैं, उनके सदस्यों में इस प्रकार का मतलब जो इंटेग्यूमेंट होता है वो एक ही आवरण जो है ओव्यूल में पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिटैग्मिक कहते हैं। जबकि जो पोलीपेटली और आर्किक्लेमाइडी के जो मेंबर्स होते हैं या कुछ मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, उसमें ओव्यूल जो है वो बाइटैग्मिक होते हैं। बाइटैग्मिक का मतलब होता है कि दो इंटेग्यूमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा लिरियोस्मा है, ओलेक्स है और क्राइनम वगैरह है, इसमें ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स ही नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार के ओव्यूल जो हैं एटैग्मिक कहलाते हैं। तो दोनों ही इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा के ऊतक से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और इसमें देखा गया है कि जैसे रस है, लेनिया है, इनमें एक इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, यूनिटेग्मिक ये होते हैं और इस इंटेग्यूमेंट्स में स्प्लिटिंग होता है और स्प्लिटिंग होने के कारण ही बाइटैग्मिक इंटेग्यूमेंट्स या दो अध्यवरण जो हैं वो बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आंतरिक इंटेग्यूमेंट्स का जो डिफरेंशिएशन है वो बाह्य इंटेग्यूमेंट से पहले होता है, परंतु बाह्य इंटेग्यूमेंट्स जो है वो आंतरिक इंटेग्यूमेंट से अधिक डेवलप जो है वो होते हैं। फिर बाइटैग्मिक जो ओव्यूल वाले जो ओव्यूल होते हैं, बाइटैग्मिक ओव्यूल, उसमें इंटेग्यूमेंट्स का फ्यूजन जो है वो कुछ विभिन्न अंश तक ही रहता है। इसी प्रकार से कैक्टेसी फैमिली के बहुत सारे वंश में ओव्यूल के चेलेजा की ओर बाह्य और आंतरिक अध्यवरण के या इंटेग्यूमेंट के बीच में सुविकसित एक एयर स्पेस भी जो है वो पाया जाता है। हम इसमें देख रहे हैं सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में जो कैक्टस का मेच्योर ओव्यूल मैं यहाँ पर शो करी हूँ, जिसमें सबसे ऊपर में हम देख रहे हैं कि दो जो इंटेग्यूमेंट्स हैं इनर और आउटर, उनके बीच में एयर स्पेस भी जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से ग्लेडियोलस है, लिलियम है,
मोरिंगा वगैरह में ओव्यूल का जो बाहरी इंटेग्यूमेंट्स होता है उसमें क्लोरोफिल भी जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वंश होते हैं, निरीन है और निलंबियम है, एक्विलीजिया वगैरह है, कैना वगैरह है, इनमें जो बाहरी इंटेग्यूमेंट्स है उसमें स्टोमेटा भी जो है वो पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सहायक होते हैं। तो बहुत अध्ययन जो है इसमें किया गया और अनेक अध्ययन से ये प्रमाणित होता है कि ओव्यूल का यूनिटैगमिक जो कंडीशन होता है उसका विकास संभवतः बाइटैगमिक कंडीशन से हुआ है। ऐसा विकास बाइटैगमिक ओव्यूल के दोनों इंटेग्यूमेंट्स के आपस में जुड़ने के कारण, या तो फिर एक जो इंटेग्यूमेंट होता है उसका एबॉर्शन हो जाता है या नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बाइटैगमिक से यूनिटैगमिक जो इंटेग्यूमेंट्स जो हैं या ओव्यूल हैं वो बनते हैं। इसी तरह से रेननकुलेसी है और ब्यूटलेसी है, पेप्लियोनियोसी फैमिली के सदस्यों में ओव्यूल जो है वो यूनिटैगमिक होता है, अर्थात एक ही इंटेग्यूमेंट्स इसमें पाया जाता है, जबकि सेलिकेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उसमें एक इंटेग्यूमेंट्स के अरेस्टेड ग्रोथ से ये उत्पन्न हुए होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरह से इंटेग्यूमेंट्स का डेवलपमेंट जो है वो होता है। कुछ जातियों में जो ओव्यूल में दो और दो से अधिक इंटेग्यूमेंट्स भी जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि ये साइड वाले हम डायग्राम में देख रहे हैं, राइट साइड में जो है एस्फोडिलस करके स्पीशीज का नाम जो है वो दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो से अधिक इंटेग्यूमेंट्स भी जो है इसमें पाए जाते हैं। उसी तरह से ट्राइएंथेमा करके है, इसमें जो बाह्य इंटेग्यूमेंट्स होता है वो आधार से शीर्ष तक एक तीसरे इंटेग्यूमेंट से ढका हुआ रहता है और इसी इंटेग्यूमेंट्स को हम एरील कहते हैं। लेफ्ट साइड के राइट साइड का जो फर्स्ट वाला डायग्राम है एस्फोडिलस, उसमें हम देख रहे हैं कि जो तीसरा इंटेग्यूमेंट है उसको एरिल नाम जो है वो दिया गया है। इसी तरह से यूफोर्बिएसी के अन्य जातियों में जो एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट है उसके शीर्ष से एक आउटग्रोथ जो है वो विकसित होता है, जो कि पीछे की ओर मुड़कर ओव्यूल को आंशिक रूप से ढकने का काम करता है। और इस प्रकार का जो ग्रोथ होता है, एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होता है, ये केरंकल कहलाता है या बीज चोलक जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। ये पहले वाले में हम देख रहे हैं राइट साइड का कि केरिया आर्बोरिया करके जो स्पीशीज है जिसमें कि केरंकल जो है वो हमको दिखाई दे रहा है, अर्थात एक एक्सटर्नल जो इंटेग्यूमेंट्स होता है उसके शीर्ष में एक आउटग्रोथ जो है ये विकसित होता है, जो कि पीछे की ओर मुड़ करके ओव्यूल को आंशिक रूप से ढकने का काम करती है। इसी तरह से गैमोपेटली के कुछ मेंबर्स होते हैं जिसमें कि यूनिटैगमिक जो टिन्यू सिलेट युक्त जो फैमिली होते हैं उसमें न्यूसेलस जो है वो ओव्यूल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही रिड्यूस जो है वो हो जाता है। इसमें इंटेग्यूमेंट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं जो हैं एक न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में कार्य करती हैं, जिसको हम एंडोथीशियम या इंटेग्यूमेंट्री टेपिटम जो है वो कहते हैं। लेफ्ट साइड का डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें एंडोथीशियम से घिरा हुआ एम्ब्रियो सेक हमको जो है वो दिखाई दे रहा है, और इसी ही जो घिरे हुए क्षेत्र को हम जो है वो एंडोथीशियम जो है थीलियम एंडोथीलियम जो है वो कहते हैं, या इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं इंटेग्यूमेंट्री टेपिटम जो है वो कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जो हैं वो रेडियली रूप से इलोंगेटेड होती हैं और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें स्टार्च और फैट की भी पर्याप्त मात्रा जो है वो पाई जाती है, और जो अंदर का जो लेयर होता है प्राय सिंगल लेयर होता है, परंतु एस्टेरेसी जिसको हम कंपोजिटिव फैमिली कहते हैं इनके बहुत सारे सदस्यों में ये जो है वो बहुस्तरीय एंडोथीशियम जो है वो पाया जाता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे
जो टेपिटम युक्त कोशिकाएं जो हैं एंडोथीलियम की ये दिखाई देती हैं। इनमें एक से अधिक या मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन या पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो ये हम देख रहे थे कि ये जो मैंने बताया था कि ये पार्ट ऑफ ओव्यूल्स है, जिसमें पहला जो था वो इंटेग्यूमेंट था, और दूसरा जो है वो है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो कि मैंने बताया कि एक ओव्यूल के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र जो है वो पाया जाता है, जो प्रायः दोनों इंटेग्यूमेंट्स या केवल इंटरनल जो इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स होता है, वो दोनों जब बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनसे जो है वो माइक्रोपाइल जो है या बीजांड द्वार जो है वो बना होता है। और पोडोस्टोमेसी है, यूफॉर्बिएसी वगैरह में हम देखेंगे कि माइक्रोपाइल जो है वो केवल एक्सटर्नल जो इंटेग्यूमेंट्स हैं उनसे भी बने हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि माइक्रोपाइल जो है वो इंटेग्यूमेंट्स, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल इनर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जब दो इंटेग्यूमेंट्स का जो सिरा है वो पास पास आता है तो एक पोर सा जो है वो बन जाता है, और इसी पोर को ही हम जो है वो माइक्रोपाइल जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि माइक्रोपाइल जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों ही इंटेग्यूमेंट से बना हुआ होता है, तो माइक्रोपाइल का वह भाग जो कि एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट से बना हुआ होता है वो एक्सोस्टोम कहलाता है। और यदि जब इनर इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा ये निर्मित होता है, तब इस प्रकार के माइक्रोपाइल को हम एंडोस्टोम कहते हैं। तो माइक्रोपाइल दो तरीके के होते हैं, एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम। कभी कभी एक्सटर्नल जो माइक्रोपाइल और इंटरनल माइक्रोपाइल जो है वो एक सीध में नहीं होते हैं, जिसके कारण माइक्रोपाइल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा या हम बोल सकते हैं जिगजैग आकृति के जो है वो हो जाते हैं। फाइकस वगैरह में इस तरह का माइक्रोपाइल जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइलर जो केनाल होते हैं बहुत ही नेरो जो है वो हमको दिखाई देने लगते हैं, या संकीर्ण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती हैं, ये मैं इसको फिर से मैं बैक करूंगी। जो राइट साइड में B45 करके जो है वो दिया हुआ है, जो कि न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट्स होता है, इनसे घिरा हुआ भाग जो है वो न्यूसेलस कहलाता है। मतलब इंटेग्यूमेंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है जो कि इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ होता है, वो न्यूसेलस या हिंदी में इसको हम बीजांड काय जो है वो कहते हैं। और पौधों के आर्किक्लेमाइडी समूह और अधिकांश जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स होते हैं, उसमें जो न्यूसेलस होता है वो मेसिव होता है, मेसिव प्रकार का होता है, और बीज के मेच्योर होने तक एम्ब्रियो को चारों ओर से ढक के रखने का काम ये होता है। प्रायः प्रत्येक जो ओव्यूल है उसमें एक ही न्यूसेलस जो है वो पाया जाता है, लेकिन एजेल मार्मेलस है, बेल जिसको कहते हैं, और कुछ जातियों में दो न्यूसेलस भी जो है वो पाए जाते हैं, जो कि सामान्य इंटेग्यूमेंट से ढके हुए रहते हैं। यदि न्यूसेलस में जो स्पोरोजिनस सेल्स के चारों ओर न्यूसेलस केवल एक कोशिका मोटी परत के रूप में यदि पाया जाता है, तो इस प्रकार के न्यूसेलस को हम टिन्यूसिलेट जो है वो कहते हैं। टिन्यूसिलेट जो ये डायग्राम में मैं बता रही हूँ, टिन्यूसिलेट और क्रेसिनुलेट प्रकार के ओव्यूल भी जो है वो पाए जाते हैं। न्यूसेलस इस प्रकार के ओव्यूल का नाम जो है वो मतलब ओव्यूल में उपस्थित न्यूसेलस के आधार पर जो है वो किया जाता है। तो टिन्यूसिलेट जो है न्यूसेलस हम कब बोलेंगे, यदि ओव्यूल में स्पोरोजिनस सेल्स के चारों ओर न्यूसेलस जो है वो केवल एक कोशिका मोटी परत के रूप में यदि पाया जाता है, तब उसे टिन्यूसिलेट
ट्रांसलेट जो है वो बोलेंगे। और इसके विपरीत कुछ जो फैमिलीज हैं उसमें स्पोरोजिनस कोशिका एक स्थूल या मोटी कोशिकाओं से, जिसको मेसिव न्यूसेलर टिश्यू है, उसमें इम्बेडेड अवस्था में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के न्यूसेलस को हम क्रेसुनिलेट जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अधिकांश जो ओव्यूल होते हैं उसमें टिन्यूसिलेट है या यूनिटेगमिक, और जो मेसिव है वो बाइटेगमिक नेचर के जो है वो होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पहला जो भाग था ओव्यूल का वो है इंटेग्यूमेंट, फिर माइक्रोपाइल, फिर थर्ड था जो है वो न्यूसेलस जो है वो होता है ना। फिर अगला यदि हम देखेंगे तो ये दोनों प्रकार के टिन्यूसिलेट और क्रेसिनुलेट सिलेट जो ओव्यूल होते हैं वो इजीली जो है वो हमको पहचान में जो है वो आते हैं। हालांकि दोनों ही हम इजीली इसको पहचान सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य रहती है कि यदि किसी जाति या किसी वंश का विशिष्ट लक्षण ये एक्चुअल में नहीं होता है टिन्यूसिलेट और क्रेसिनुलेट जो है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि सामान्यतः इस प्रकार के ओव्यूल जो है वो नेचर में प्लांट्स में जो है वो पाए जाते हैं, है ना। तो इनमें ये बहुत सारे पेनिक्लाइनल डिवीजन होने के कारण क्रेसिनुलेट जो न्यूसेलस वाला ओव्यूल होता है वो इम्बेडेड, क्योंकि बहुत सारे विभाजन उनकी कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीजन जो है वो होता है, जिसके कारण ये इम्बेडेड हमको दिखाई देते हैं। वास्तव में ये एक आभासी या स्यूडो या फाल्स टिन्यूसिलेट कंडीशन ही जो है वो होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूसेलस है वो होता है। फिर जो न्यूसेलर बीक भी जो है इसमें बनता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो यूफॉर्बिएसी फैमिली में न्यूसेलस की वृद्धि जो है वो माइक्रोपाइल से भी बाहर तक होती है, और इस प्रकार के मतलब आउटर ग्रोथ को या एक्स्ट्रा ग्रोथ को हम न्यूसेलर बीक, मतलब ये आगे बहुत ज़्यादा एक्सेस में ये ग्रो करके, हम इस वाले डायग्राम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि जो बीच में एम्ब्रियो है, बाहर एक इंटेग्यूमेंट्स है। तो जो न्यूसेलर की जो सेल्स होती हैं जो इनर इंटेग्यूमेंट के बिल्कुल बाद है, आउटर के बाद इनर है, और बीच में लगा हुआ बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है, जो कि ऊपर में न्यूसेलर बीक जो है वो लेबल किया हुआ है। तो एक न्यूसेलस के माइक्रोपाइल से भी बाहर तक इसकी न्यूसेलर सेल की ग्रोथ जो है वो हो जाती है, और ये एक बीक जैसी संरचना जो है वो बनाने का काम करता है। तो जो इसका उपयोग जो होता है न्यूसेलस का, ये एम्ब्रियो सेक है या एंडोस्पर्म्स है, इनके द्वारा ये पोषक के रूप में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। और जो एम्ब्रियो सेक के परिपक्व होने तक ये न्यूसेलस जो है वो उसके साथ साथ में ही समाप्त होता है। मतलब वो न्यूट्रिशन, ग्रोइंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन देने का काम जो है वो करता है। और जो साइटेमनी फैमिली है, पाइपरेसी फैमिली के सदस्यों में देखा गया है कि न्यूसेलस जो है वो एम्ब्रियो सेक के चारों ओर एक विशिष्ट न्यूट्रिटिव लेयर्स को बनाने का काम करती है, और इसको हम पेरिस्पर्म जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार का लेयर जो है वो सीड में भी जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोस्टेसी और एपिस्टेसी। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है जिसमें कि ये राइट साइड में एक और डायग्राम है जिसमें कि मैं सबसे नीचे में ये शो हो रहा है हाइपोस्टेसी करके, है ना। तो ये हाइपोस्टेसी और एपिस्टेसी जो है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो ओव्यूल में जो एम्ब्रियोसेक है और जो फ्यूनिकल है, उनके वेस्कुलर बंडल के बीच में स्थित जो न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं वो अन्य कोशिकाओं से थोड़ी सी अलग होती हैं या भिन्न होती हैं, और इसी भिन्न कोशिकाओं को हम हाइपोस्टेसी जो है वो कहते हैं। मतलब कि जो फ्यूनिकल की बीजांड वृंत की जो कोशिकाएं हैं और बीजांड काय जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, इन दोनों कोशिकाओं से भी डिफरेंट एक अन्य कोशिका जो है वो हमको दिखाई देती है, जो कि हाइपोस्टेसी जो है
वो कहलाता है। और इन कोशिकाओं की भित्तियों पर चूंकि लिग्निन है, लिग्निन पदार्थों का डिपोजिशन जो है वो हो जाता है, या रिफ्रैक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण ये भित्ति जो है वो थोड़ी सी थिक या मोटी हो जाती है और इनमें कोशिका द्रव्य जो है वो कम मात्रा में स्थित होता है। तो एक रूप में हाइपोस्टेसी जो है या हाइपोस्टेस जो है वो वृद्धि कर रहे एम्ब्रियो से की एक तरह से सीमा का निर्धारण करता है, नहीं तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ एम्ब्रियो से का होते रहेगा। तो थिक वॉल बनाने के कारण क्या होता है कि वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो सेक होता है वो उस सीमा से बाहर जो है उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो नहीं होने पाता है, और थिक होने के कारण एक निश्चित सीमा तक ही एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जो है वो होता है। और इसके अलावा क्या करता है, ये जो फ्यूनिकल होता है, ब्रिजांड वृंत होता है, उसमें एम्ब्रियो सेक को धंसने से रोकने का काम भी ये करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये एपिस्टेसी का एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसमें स्रावित एंजाइम या कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो एम्ब्रियो सेक की ग्रोथ के लिए उपयोगी समझा गया है। और जो हाइपोस्टेस है वो एपीएसी है और यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी, इन फैमिली के सदस्यों में जो है वो पाया जाता है। तो ये तो हुआ हाइपोस्टेसी। और दूसरा है एपिस्टेसी। एपिस्टेसी जो कि कभी कभी जो न्यूसेलस की कोशिकाएं जो हैं वो एम्ब्रियो सेक के शीर्ष अर्थात माइक्रोपाइलर क्षेत्र पर एक कप शेप्ड संरचना को जो है वो बनाने का काम करते हैं, और इसी कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम एपिस्टेसी जो है वो कहते हैं। जनरली जो है ये संरचना जो है वो कॉस्टेलिया और कॉस्टस के ये प्लांट्स में जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो है ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर जिसको हम हिंदी में सेतुक जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेबिएटी है, केंथेसी है, एनाकार्डियेसी, मैग्नोलिएसी फैमिली के कुछ ओव्यूल में जो है उसके बेसल भाग में एक या बहुकोशिकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फ्यूनिकुलस है उसी के ऊपर में ऑब्टूरेटर करके एक मार्क किया हुआ डॉट से और एरो लगा करके ये ऑब्टूरेटर का डिटेल डायग्राम जो सेलुलर डायग्राम है वो बी डायग्राम में जो है वो शो किया गया है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑब्टूरेटर जो है वो मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है जो कि ऑब्टूरेटर कहलाता है। ये संरचनाएं फ्यूनिकुलस या प्लेसेंटा से विकसित होती हैं और इसका कार्य जो है वो संभवतः ये देखा गया कि फर्टिलाइजेशन के समय में पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की ओर दिशा निर्देश करने का काम करता है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड से जब ये मतलब ये क्या करते हैं, ऑब्टूरेटर जो है वो फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत की कोशिकाओं के पास होता है। और हम देख रहे हैं कि ऑब्टूरेटर जो है वो पोलन ग्रेन को जो कि माइक्रोपाइलर एंड से जो है माइक्रोपाइलर से पोलन ग्रेन जो है वो एम्ब्रियो तक जो है वो जाने का काम करता है। बीच वाला जो भाग होता है वो एम्ब्रियो होता है और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल कहलाता है। तो वहां पर पोलन ग्रेन को सही दिशा निर्देश देने का काम करता है, जिससे जो पोलन ट्यूब होता है वो पूरा हम कह सकते हैं कि अंदर एग सेल तक, एग एपरेटस तक पहुंचने में ये मदद करने का काम जो है वो करता है। तो ये इतने जो थे वो ओव्यूल के भाग थे। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसको हम बीजांड न्यास कहते हैं, है ना, जो कि ओवरी में ओव्यूल के लगने का जो ओव्यूल के लगने का क्रम जो है वो
प्रेजेंटेशन जो है वो कहलाता है। और विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशंस या बीजांडन्यास जो है वो हम देखते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सुपरफिशियल और लेमिलेट, ये मुख्य इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो पाए जाते हैं। एक्चुअल में प्रेजेंटेशन जो है वो ओवरी का वह भाग जिससे ओव्यूल जुड़ा रहता है वो प्लेसेंटा कहलाता है। ये प्लेसेंटा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि ओव्यूल को सभी पोषक पदार्थ जो है इसी प्लेसेंटा के द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। और प्रेजेंटेशन जो है वो कार्पल्स के मार्जिन्स पर विकसित होते हैं। प्लेसेंटा जो होते हैं वो कार्पल्स के मार्जिन पर विकसित होते हैं और ओवरी के भीतर प्लेसेंटा पर, है ना, प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? ओवरी के भीतर प्लेसेंटा पर ओव्यूल के लगने के क्रम को या ढंग को प्रेजेंटेशन या बीजांडन्यास कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्चुअल में प्रेजेंटेशन का क्लासिफिकेशन जो है वो ओवरी में कार्पल्स की संख्या, उसमें उपस्थित जो चेम्बर्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं, उनकी संख्या और ओव्यूल की स्थिति के आधार पर ही इनका प्रेजेंटेशन जो है वो किया जाता है, उसका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा अब इसको डिटेल में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ये जो 6-7 प्रकार के जो प्रेजेंटेशन है उसमें ओवरी पर ओव्यूल के लगने का जो क्रम होता है वो किस तरीके का होता है। पहला हम देखेंगे, डायग्राम में भी हम देख रहे हैं, ए में है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ऊपर डायग्राम है, नीचे में भी चित्र में जो है वो नाम के सामने जो है वो दिया गया है कि ए बी सी जो है वो कौन कौन सा प्रेजेंटेशन जो है वो है। तो पहला है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जिसको हम हिंदी में सीमांत जो है बीजांडन्यास जो है वो कहते हैं। और इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में ओवरी जो है वो, ये ओवरी का गुण होता है कि वो यूनिकार्पिलरी और यूनिलॉकुलर, मतलब एक अंडपी और एक कोष्ठी होते हैं। और जो प्रेजेंटेशन जो होता है वो कार्पल के दोनों अपेंडेजेस के जोड़ में अर्थात वेंट्रल सूचर से ये विकसित होते हैं। जो ओव्यूल हैं वो ओवरी के वेंट्रल सूचर से विकसित होते हैं। और इस तरह का मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो है वो फेबेसी फैमिली के सदस्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्साइल प्रेजेंटेशन, बी में हमको दिख रहा है डायग्राम बी में एक्साइल प्रेजेंटेशन। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में कार्पल की संख्या एक से अधिक होती है, जो कि कंपाउंड ओवरी बनाते हैं। और ओवरी में जो चेम्बर्स की संख्या होती है, यह जो लॉक्यूल्स हैं, है ना, कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो प्रायः कार्पल्स के बराबर होती है। जितने कार्पल्स होते हैं उतने ही ओव्यूल्स जो हैं वो होते हैं। इसमें जो ओव्यूल हैं वो कार्पल्स के कॉन्फ्लुएंट मार्जिन पर विकसित होते हैं। कॉन्फ्लुएंट मार्जिन पर विकसित होते हैं, जो कि ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर आकर के ये मिल जाते हैं। डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सेंट्रल एक्सिस पे आकर के सारे कोष्ठक जो हैं वो मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का एक्साइल में अक्ष में जो है वो, या स्तंभी एक्साइल में जो है वो स्तंभी के बेस में बीच में आकर के जो है वो सारे कार्पल्स जो हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, है ना, कन्फ्लुएंट मार्जिन पर, केंद्रीय अक्ष पर ये मिलते हैं। तो इस प्रकार का एक्साइल प्रेजेंटेशन है वो हिबिस्कस में और सिट्रस में, ऑरेंज वगैरह में, नींबू में, इनमें जो है इस प्रकार का एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है वो पाया जाता है। थर्ड है पेराइटल प्रेजेंटेशन, सी में हम देख रहे हैं पेराइटल मतलब भित्ति से ओवरी वॉल पर लगे हुए ओव्यूल्स जो हैं वो होते हैं। और इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में जो प्लेसेंटा होता है वो, या बीजांडासन या प्लेसेंटा जो होता है वो कंपाउंड ओवरी की भित्ति पर स्थित होता है। और पेराइटल प्रेजेंटेशन जो है वो कहलाता है। इसमें इस प्रकार के प्रेजेंटेशन या प्लेसेंटा की स्थिति जो होती है वो कार्पल के कन्फ्लुएंट मार्जिन से संगत तो वो करती है। तो ये जो
अपना प्लेसेंटेशन है, इसकी संख्या जो है वो कार्पल्स की संख्या के बराबर जो है वो होती है। मतलब ओवरी जो है पेराइटल प्लेसेंटेशन जिन भी पौधों में पाए जाते हैं उसमें ओवरी जो है वो यूनिलोकुलर होगा, एक कोष्ठी होता है। लेकिन क्या होता है, ये जो अपना प्लेसेंटेशन जो होता है वो ओवरी के केंद्र की ओर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ओवरी जो है वो देखने पर हमको मल्टीलोकुलर जो है वो दिखाई देते हैं, पर वैसा नहीं होता है एक्चुअल में। जो पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी जो है वो यूनिलोकुलर जो है वो होता है, और इस प्रकार और भित्ति में ओवरी वाल पर जो है वो ओव्यूल जो है वो लगे हुए होते हैं। डायग्राम सी में हम देख रहे हैं, इसलिए उसको भित्ति बीजान्यास या पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और इस प्रकार का प्लेसेंटेशन जो है वो कुकुरबिटेसी और पेपावेरेसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। डी में हम देख रहे हैं कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जिसको मुक्त अक्षीय प्लेसेंटेशन जो है वो कहते हैं, जब ओवरी के सेप्टा जो है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, और जो प्लेसेंटेशन जो होता है वो ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर विकसित होता है, सेंट्रल एक्सिस पर विकसित होता है। तो इस प्रकार का प्लेसेंटेशन जो है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहलाता है। मतलब जो ओवरी में जो सेप्टा होते हैं वो सेप्टा जो है, जिससे सेप्टा के कारण क्या होते हैं, ओव्यूल ओवरी में चेम्बर्स जो है वो बनते हैं, है ना। पर इसमें जो ओवरी में सेप्टा है वो समाप्त हो जाती है, जिससे जो प्रेजेंटेशन है वो ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर विकसित हो जाते हैं, और इस प्रकार के प्रेजेंटेशन जो है वो फ्री सेंट्रल होते हैं, जिसमें ओवरी यूनिलोकुलर ही जो है वो होता है। तो इस प्रकार का फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो है वो स्टिलेरिया के पौधों में जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है बेसल प्रेजेंटेशन। डायग्राम ई में हम देख रहे हैं कि बेसल प्रेजेंटेशन जो है, क्योंकि बेस से जो है वो ओव्यूल जो है वो लगा हुआ होता है, अर्थात इसमें ओवरी जो है इसमें भी यूनिलोकुलर होते हैं, और प्रेजेंटेशन जो है वो सीधे सीधे थैलेमस पर ही विकसित होते हैं। डायग्राम ई में हम देख रहे हैं, उसको मैंने पेन से लिखा भी हुआ है कि थैलेमस है, और थैलेमस से ही सीधे ओवरी जो है वो लगे हुए होते, प्रेजेंटेशन जो है वहीं से ही शुरू हो जाता है। और इस प्रकार का जो बेसल प्रेजेंटेशन है वो कंपोजिटी फैमिली के सदस्यों में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। सुपरफिशियल एफ जो प्रेजेंटेशन है, डायग्राम एफ, वो सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है, जिसको हम परिभित्ति, हिंदी में परिभित्ति बीजांड न्यास कहते हैं। इसमें भी एक्साइल प्रेजेंटेशन की तरह, एक्साइल में हम देख रहे हैं डायग्राम अपना जो बी है ना, उस तरह का तो है, हालांकि ये पेराइटल के जैसे दिख रहा है, लेकिन वो पेराइटल जो है वो नहीं है, ये है ना सुपरफिशियल इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन की तरह ही जो प्रेजेंटेशन में ओवरी जो है वो मल्टीलोकुलर जो है होती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है वो सेप्टा की पूरी आंतरिक सतह पर ही विकसित होता है, इसलिए ये सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन जो है वो कहलाता है। और वाटर लिली जो है उसमें इस प्रकार का सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई देता है। और सातवां जो है मैंने पेन से बनाया हुआ है एफ के बाजू में, जो कि लेमिलेट प्रेजेंटेशन जो है वो होता है, जिसको हम पटलित जो प्रेजेंटेशन है वो कहते हैं, जो कि पेराइटल प्रेजेंटेशन का ही एक रूपांतरित रूप है। पेराइटल प्रेजेंटेशन का ही एक रूपांतरित रूप जो है वो हो रहा है, जिसमें कि ओवरी में प्लेट के समान लेमिली या पटलिकाएं जो हैं वो प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स के समान लेमिली जो है बन जाते हैं, और उस लेमिली पर ही ओव्यूल जो है वो विकसित होते हैं। तो जो लेमिलेट प्रेजेंटेशन है वो पेपावेरेसी फैमिली के सदस्यों में, पेपावर वगैरह में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो ओवरी में ओव्यूल के लगने के क्रम के आधार पर मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सुपरफिशियल, लेमिलेट, इतने प्रकार के जो प्रेजेंटेशन है वो पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस कि किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन जो है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो होती है। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट्स नहीं दिया है, सीधे सीधे मैं डायग्राम यहाँ पर शो कर रही हूँ, क्योंकि इससे ही मैं समझाती चली जाऊंगी कि इसमें जो डायग्राम है इसमें हम देखेंगे कि ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेगा स्पोर मदर सेल से जो है वो शुरू होता है। आप डायग्राम बी में भी आप देख रहे हैं, पहले वाले डायग्राम में सारी कोशिकाएं जो हैं न्यूसेलस की वो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, बाहर में एपिडर्मिस हमको दिख रहा है, अंदर की कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है न्यूसेलस की कोशिकाएं, और इनमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो मेगास्पोर मतलब न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह ये कार्य करती हैं, और इसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन जो है वो कहते हैं। और ये जो है वो न्यूसेलस के हाइपोडर्मिस की कोई भी जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल की तरह जो है वो कार्य करती हैं, और इन कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन जो है वो ओव्यूल के विकास की प्रारंभिक जो अवस्था में ही हो जाता है, कि इनिशियल स्टेज में ही ये तय हो जाता है कि किस कोशिका से किस प्रकार की का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। तभी तो डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो एक एक एम्ब्रियो से एक 9 मंथ के बाद जो है हम देखेंगे कि बेबी बॉय या गर्ल जो है वो बनते हैं, तो कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, और उससे जो है वो आगे की विकास की क्रियाएं जो है, पौधों में भी यही चीज जो है वो होती है कि किस प्रकार से गेमिटोफाइट से गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है ये न्यूसेलस मेगा स्पोर्स को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है, और इसमें जो न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल की तरह कार्य करती हैं। और मैं बताई कि कोशिकाओं का के विकास का या उसका डिफरेंशिएशन जो है वो ओव्यूल के डेवलपमेंट के प्रारंभिक या इनिशियल स्टेज में ही ये हो जाता है, और इसमें हम देखेंगे कि जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल होता है वो न्यूसेलस की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी हो जाती हैं। जो मेगा बी डायग्राम में हम देख रहे हैं, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो अन्य पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से आकार में जो है वो बड़ी हो गई हैं, और इसमें कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस वगैरह एकदम क्लियर जो है वो दिखाई दे रहा है। और जो मैंने आगे पहले बताया था कि टिन्यूसिलेट जो होता है ओव्यूल, उसमें जो आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल होता है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह ये कार्य करने लगती हैं, जबकि क्रेस्टिनुलेट जो ओव्यूल होता है उसमें जो आर्किस्पोरियल सेल होता है उसमें बहुत सारे पेरिक्लाइनल डिवीजन बाहर की ओर होते हैं, और प्राइमरी पेराइटल सेल और भीतर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण जो है वो होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम ए से लेकर के डी तक में कि किस तरह से प्राथमिक जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो मेगा स्पोरोजिनस या मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यद्यपि अधिकांश पौधों में प्रत्येक ओव्यूल में एक ही आर्किस्पोरियल जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, विभिन्न कैटेगरी के प्लांट्स जो हैं होते हैं, तो जो डाइकोटिलिडन जो फैमिली के जो सदस्य होते हैं जैसे कि फेबेसी है, सेलिकेसी, रेनैनकुलेसी, रोजेसी, कंपोजिटी, या कुछ मोनोकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं जैसे कि लिलिएसी वगैरह, जिसमें कि मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियम जो है वो पाया जाता है। मतलब कि कई लेयर में ये कोशिकाएं जो हैं वो आर्किस्पोरियल सेल की तरह जो है वो कार्य करने लगती हैं, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियम जो है यहाँ पर डायग्राम ए बी सी में जो है वो हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें से केवल एक ही कोशिका जो है वो फंक्शनल होती है, लेकिन जो सीडम है, सीडम जो वंश है उसमें मल्टी सेलुलर
आर्कीस्पोरियम की सभी कोशिकाएं जो है वो क्रियाशील होती हैं, है ना। मतलब जितने भी सेल्स बनेंगे बहुकोशिकीय अवस्था में, सभी के सभी जो है वो फंक्शनल रह सकते हैं। तो उन सबसे ढेर सारे मेगास्पोर्स का निर्माण जो है वो एक साथ में हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल्स के रिडक्शन डिवीजन से 4 हेप्लॉइड सेल्स जो है वो बनते हैं, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 रो ऑफ 4 मेगास्पोर मदर सेल, डायग्राम सी में कि किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो बने। पिछले डायग्राम में जो ये है मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो बने, और उसमें किस तरह से रिडक्शन डिवीजन जो है वो हो रहा है, जिससे डायग्राम सी में हम देख रहे हैं, बी में भी हम देख रहे हैं कि 2 और 2 के बाद फिर इधर 4 न्यूक्लियस जो है वो बने हैं। तो हेप्लॉइड मेगा और इन मेगास्पोर मदर सेल्स के रिडक्शन डिवीजन से 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स जो है वो बन सकते हैं। तो जो जो रिडक्शन डिवीजन का पहला विभाजन होता है वो हमेशा ट्रांसफर होता है, जिससे चारों जो मेगास्पोर हैं वो लीनियर क्रम में जो है वो अरेंज हो जाते हैं। डायग्राम सी में हम देख रहे हैं कि पहले तो ट्रांसफर डिवीजन ही होता है और रो ऑफ 4 लीनियर रो ऑफ 4 मेगास्पोर मदर सेल्स जो है यहाँ पर बन गए हैं। तो ये जो कंडीशन होता है वो लीनियर टेट्राड का कहलाता है, लीनियर टेट्राड जो है वो कहलाता है। कुछ जातियों में जैसे कि यक्का है, आइरिस है, कैल्था वगैरह में रिडक्शन डिवीजन के प्रथम विभाजन से बनी जो 2 कोशिकाएं होती हैं उनमें से केवल एक ही कोशिका में दूसरा विभाजन सेकेंड डिवीजन होता है, और इससे केवल 3 मेगा स्पोर भी जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी किसी फैमिली में 4 तो बनते ही हैं, लेकिन किसी किसी में 3 मेगा स्पोर्स भी जो है वो बनते हैं। और कुछ जातियों में डायड की दोनों कोशिकाएं जो हैं वो ट्रांसवर्सली डिवाइड ना होकर के या अनुप्रस्थ विभाजित ना होकर के ऊपर या नीचे की कोशिकाओं में वर्टिकल डिवीजन भी जो है होता है, जिससे टी शेप जो है वो बनता है, या उल्टे टी के आकार का मेगा स्पोर्स जो है वो बनता है ना। उल्टे टी के आकार का मेगा स्पोर भी जो है वो बनता है। जैसे हम ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये मल्टीपल आर्कीस्पोरियम जो है वो हरा है। मैंने बताया कि केवल एक ही कोशिका से आर्कीस्पोर्स जो है मतलब मेगास्पोर्स जो है वो नहीं बनते हैं। कई बार बहुत सारी कोशिकाएं मल्टीपल आर्कीस्पोरियम सेल्स जो है बनते हैं और ढेर सारे मेगास्पोर्स जो है वो बनते हैं। तो ये हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बने हुए जो मेगास्पोर्स होते हैं वो किस तरीके से उनका अरेंजमेंट जो है वो होता है। जैसे भी प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि ओवरी में किस तरह से ओव्यूल के लगने के आधार पर हम उसको मार्जिनल, एक्साइल, बेसल जो भी है वो हमने देखा था। तो यहाँ पर भी मेगा स्पोर्स के मतलब अरेंज होने का जो क्रम होता है उसके आधार पर ये लीनियर हो सकते हैं, सीधे या उल्टे टी के आकार के, अलग अलग प्रकार के ये टेट्रा स्पोर्स जो है मेगा स्पोर्स जो है वो बनते हैं। तो जैसे कि फर्स्टिया जेपोनिका में जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल जो है वो बनाते हैं। टेट्राहेड्रल जो है ये होते हैं टेट्राहेड्रल जो है यहाँ डायग्राम सी में जिसको हम बोल सकते हैं दिख भी रहा है। डायग्राम सी में टेट्राहेड्रल टेट्राड है, जिसमें से 3 डार्क जो है, एक जो है उसके जस्ट पीछे जो है वो होता है। जबकि म्यूजा वगैरह में म्यूजा जो लीनियर है, लीनियर जो पहला डायग्राम ए है जिसमें म्यूसा में लीनियर मेगा स्पोर्स का निर्माण जो है वो होता है, और टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल क्रम में भी ये म्यूसा में जो है वो मेगा स्पोर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेगा स्पोर्स जो है उसके भी लगने का क्रम जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। और जो 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं उसमें से ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो मेगा स्पोर्स टेट्राड होते हैं उनमें से केवल एक ही मेगा स्पोर्स या एक ही स्पोर्स जो है वो क्रियाशील होता है, और यही आगे जाकर के फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण जो है वो करता है। और शेष 3 जो होते हैं वो 3 मेगा स्पोर्स जो है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं या डिजेनरेट जो है, या वो अपरासित जिसको हम बोल सकते हैं या नष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली उनका उपयोग जो है वो न्यूट्रिएंट
डेवलपिंग जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है उसके न्यूट्रिशन में ये बाकी के 3 मेगास्पोर्स जो है न्यूसेलस के साथ साथ में वो न्यूट्रिशन का काम देने का करते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो टेट्राड कंडीशन में जो मेगास्पोर्स पाए जाते हैं चतुष्क के रूप में, तो उसमें सबसे नीचे वाला जो स्पोर होता है अर्थात जो चेलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर्स होता है, यही चेलेजल मेगास्पोर्स ही फंक्शनल होता है। और जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर पाए जाने वाले 3 जो वो मेगास्पोर्स होते हैं, यही अप्रासित जो है वो होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि माइक्रोपाइल से जरूर माइक्रोपाइल का अपना एक सिग्निफिकेंस जो है वो है, जो कि पोलन ग्रेन वहीं से माइक्रोपाइलर एंड से ही जो है वो वहाँ एग एपरेटस तक पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन जब जो फीमेल गेमिटोफाइट बनता है वो उन 4 बने हुए मेगास्पोर में जो चेलेजल एंड वाला मेगास्पोर्स होता है वही ही फंक्शनल होता है और आगे जाकर के वो फीमेल गेमिटोफाइट को बनाने का काम करते हैं। और शेष जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो मेगास्पोर्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इनका उपयोग जो है वो एक्टिव जो फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा उनको उनके पोषण के रूप में इनका उपयोग जो है वो कर लिया जाता है। परंतु जो ओनाग्रेसी फैमिली है, कंपोजिटिव फैमिली के सदस्यों में हम देख रहे हैं कि एंटीपोडल सेल्स और एक सेंट्रल सेल्स ये भी जो है वो बने हुए होते हैं, है ना। एंटीपोडल सेल्स वगैरह है, मैं आगे इसका डायग्राम जो है वो बताऊंगी। और ये जो एग एपरेटस होता है जैसे उसका ओव्यूल का यदि हम डायग्राम देखेंगे ना, तो उसमें जो एम्ब्रियो सेक होता है ओव्यूल में, एम्ब्रियो सेक जो अंदर का भाग होता है उसमें जो एम्ब्रियो सेक में जो एग एपरेटस वाला जो भाग होता है, क्योंकि एम्ब्रियो सेक जो है वो 8 न्यूक्लिएट होता है ना। 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो कि न्यूसेलस के एंड की ओर होते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो है वो एग एपरेटस जो है वो पाया जाता है। तो 3 ऊपर एंटीपोडल सेल, 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो एग एपरेटस बनाने का काम करते हैं। उस एग एपरेटस में 2 जो है वो आजू बाजू की सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं और बीच में एग सेल्स जो है वो पाया जाता है। और इस एम्ब्रियो सेक के सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस जो जाते हैं वो सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो कहलाता है, उसी से ही डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एग एपरेटस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर स्थित होता है और जिसमें से जो माइक्रोपाइलर मतलब एंड है उसका उस तरफ का जो मेगास्पोर है वो क्रियाशील जो है वो होता है। इसके अलावा रोजा वगैरह में हम देखेंगे कि जो माइक्रोपाइल है या दूसरा जो मेगास्पोर फीमेल जो फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो बनाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि गैलियम है, सीडम है, इसमें भी जो मेगास्पोर टेट्राद का प्रत्येक स्पोर्स जो है वो मेगा स्पोर बनाने का काम करता है। तो ये कह सकते हैं कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि केवल 4 मेगा स्पोर्स जो बने हुए हैं जो कि टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में उपस्थित रहते हैं उसमें से केवल एक ही फंक्शनल होता है, सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी एक के साथ साथ दूसरा भी जो है 2 मेगा स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर के फंक्शनल होकर के फीमेल गेमिटोफाइट को बनाते हैं। कभी कभी कुछ पौधों में चारों मेगा स्पोर्स जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट्स जो है वो बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि गैलियम है और पोटेंटिला है, सीडम वगैरह की कुछ स्पीशीज है जिसमें कि जो मेगा स्पोर्स जो है वो कई बार बहुत बड़ा हो करके, लंबा हो करके नलिकाकार हॉस्टोरिया भी जो है वो बनाने का काम करता है। और उस हॉस्टोरिया के कारण ये न्यूसेलस वगैरह से जो है ये अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ जो है वो अवशोषित करने का काम ये करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग काम इनका होता है। उसी तरह से कैजुराइना के जो न्यूसेलस है उसमें भी
मल्टीसेलुलर आर्कीस्पोरियम जो है वो पाया जाता है। ये वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि मल्टीसेलुलर आर्कीस्पोरियम जो है वो पाया जाता है, और ये कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर के बहुत सारे आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स जो है बनाती हैं, जो कि वर्टिकल रोज में अरेंज होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनकी संख्या जो है वो लगभग 300 से भी अधिक होती है आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल की। लेकिन इनमें से कुछ ही कोशिकाओं से मेगास्पोर्स का निर्माण जो है वो होता है, और कुछ कोशिकाओं में ही रिडक्शन डिवीजन जो है वो होता है, जिसके फलस्वरूप मेगास्पोर्स जो है वो बनते हैं। और बाकी सब मतलब मल्टी सेलुलर आर्कीस्पोरियम होने के बाद भी आधे जो है वो फंक्शनल होकर के मेगास्पोर्स बनाते हैं, और शेष कोशिकाएं जो है वो स्टेराइल ही रहती हैं, और कुछ समय के बाद ये नष्ट होकर के न्यूट्रिशन का काम जो है वो करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी प्रोसेस जो है वो मेगास्पोर मदर सेल से किस प्रकार से मेगास्पोर्स जो है वो बने हैं। तो इस प्रकार से मेगास्पोर बनने की जो क्रिया होती है वो मेगास्पोरोजेनेसिस की कहलाती है। तो इस प्रकार से हम बच्चों देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये सारा मेगास्पोरोजेनेसिस की कहलाती है। और आशा करती हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो वैसे भी नेट से या उससे पढ़ सकते हैं और भी किसी माध्यम से, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों का है, इसलिए हिंदी में मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। आशा है आपको मेरा ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सेक का अध्ययन जो है वो करेंगे। थैंक यू सो मच।